नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और आज न्यूज़ एट 10 में जिन खबरों पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे उसमें सबसे अहम बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, जिसका चौथा दिन है और चौथे दिन क्या कुछ कामकाज आज रहने वाला है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही वहीं दूसरी तरफ भाजपा की संसदीय दल की बैठक भी इस वक्त जारी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी इस वक्त मौजूद है। उस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा तेलंगाना की जनता को आज उनका नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कौन है वो भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही अन्य तमाम खबरों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक आज राज्यसभा से पारित कराने के लिए है सूचीबद्ध। वहीं लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। भाजपा संसदीय दल की बैठक जारी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद हो रही है बैठक। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा जारी। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी। आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में चक्रवात मिग्जॉम से प्रभावित इलाकों का आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राहत और बचाव कार्य भी करेंगे समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के 2 महीने पूरे। दक्षिणी गजा में तेजी से आगे बढ़ रही इजरायली सेना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का किया आह्वान। और खेलों में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का स्पेन से होगा सामना। पहले मैच में कोरिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक इस वक्त जारी है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद ये बैठक हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत पर आज भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक शुरू हुई। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी इस जीत का ताज पीएम मोदी के सिर पहनाया। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति के साथ साथ पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा भी की जा सकती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं संसदीय दल की बैठक। और खासतौर पर अगर देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे तो जोरदार स्वागत उनका किया गया, उनका सम्मान किया गया। और आप ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। तो खासतौर पर इस बैठक में अगर देखा जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। और इस बैठक में खास बात यह है कि 3 राज्यों में जो एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, उस जीत के बाद ये पहली बैठक है, तो इसीलिए अपने आप में और बेहद ही खास ही बैठक हो जाती है। इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा होने का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और जब प्रधानमंत्री इस बैठक में पहुंचते हैं तो तालियों से गूंजता हुआ ये जो पूरा परिसर है ये नजर आया। तौर पर जब हमने देखा जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम जहां पर ये बैठक हो रही है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के लिए ऑडिटोरियम में पहुंचे, सभी बीजेपी के सांसद अपनी जगह पर खड़े हो गए और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। और हमने देखा कि अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का बीजेपी की जो चुनावी जीत हुई है, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में हम जानते हैं कि शानदार सफलता हासिल हुई और उसके बाद ये पहली बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, तालियां बजाकर तमाम जो बीजेपी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत उत्साह के माहौल में ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। इसमें संसद की जो रणनीति है आगे की, उस पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ चूंकि एक बहुत बड़ी चुनावी जीत के बाद ये पहली बैठक है, तो हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया और इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा भी कि ये चुनावी जीत ये दरअसल अब आगे जो 2024 की जो लोकसभा चुनाव की जीत का रास्ता साफ करेगी, यानी हैट्रिक जो अब बीजेपी मानती है कि हैट्रिक लगनी तय है लोकसभा चुनाव में। तो उस उत्साह के साथ हम देख रहे हैं कि ये बैठक शुरू हुई। जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तमाम बीजेपी के जो सांसद लोकसभा और राज्यसभा के केंद्रीय मंत्री वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियों से स्वागत किया। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है आज की बीजेपी की बैठक और बेहद उत्साह भरे माहौल में जो तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे डीडी न्यूज़ के जरिए देश के दर्शक कि कितने उत्साह के माहौल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। बिल्कुल, उत्साह तो हर एक सांसद में नजर आ ही रहा है शैलेंद्र, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी उतने ही खुश भी है, लेकिन साथ ही अब एक और बड़ी चुनौती 2024 के लिए भी है, जिसके लिए वो पूर्ण रूप से भरोसा भी देश की जनता पर करते हुए नजर आते हैं कई बार जब वो बैठक करते हैं या जनता को संबोधित करते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए शैलेंद्र, तो 2024 से पहले अभी जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसको लेकर किस तरीके से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये देखिए, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था, प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि जो ये चुनावी राज्यों के जो नतीजे हैं, ये नतीजे दरअसल नकारात्मक राजनीति की हार है और विपक्षी दल इससे एक सबक ले उम्मीद उन्होंने जताई थी और जनता की जीत बीजेपी से बता रही। तो निश्चित तौर पर उतने उत्साह के माहौल में ये शीतकालीन सत्र सत्ता पक्ष के लिए बीजेपी के लिए शुरू हुआ और वो तस्वीरें जो आप डीडी न्यूज के जरिए देश के दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कितना उत्साह बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में है। निश्चित तौर पर हम संसद के दोनों सदनों में भी सत्ता पक्ष में वो उत्साह देख रहे हैं और जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवेश किया था, पहले दिन बीजेपी के तमाम सत्ता पक्ष के सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर उनका जोरदार अभिनंदन कर रहे थे और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोरदार अभिनंदन के साथ कितने उत्साह के वातावरण में बीजेपी की ये बैठक हो रही है। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव अब देखें तो बहुत दूर नहीं है, ये अंतिम पूर्णकालिक सत्र है जो हम संसद का शीतकालीन सत्र देख रहे हैं। इसके बाद एक बजट का जो पहला चरण या फिर वोट ऑन अकाउंट वो बाद में एक तरह से तय होगा, लेकिन उसके बाद कोई पूर्णकालिक सत्र नहीं है और उससे ठीक पहले 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आना और उनमें से 3 राज्यों में जबरदस्त सफलता हासिल होना, ये कह सकते हैं कि उम्मीद से भी ज्यादा जनता का समर्थन हासिल होना। और हमने देखा कि वो तस्वीरें जब बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जैसे तेलंगाना में और प्रदर्शन बेहतर करना है आगे, उस रणनीति पर बात हुई और आज तब से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं लोकसभा के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सत्ता पक्ष में कितना उत्साह है और साथ ही साथ जो रणनीति है संसद की, उस पर तो चर्चा होगी ही और किस तरह से जनता तक और बेहतर तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी चर्चा करते रहते हैं। आज उनका भी स्वागत किया गया जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत उत्साह का माहौल है क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले 3 राज्यों में जबरदस्त सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल, और अब अगर देखा जाए तो 2024 के लिए किस तरीके की रणनीति होगी और आगे किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि मात्र अब 6 महीने का भी वक्त अब नहीं बचा है 2024 के चुनावों के लिए, तो उसकी भी रणनीति कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में बनती हुई नजर आएगी सभी सांसदों के साथ में। जी देखिए, रणनीति के लिए हम जानते हैं कि समय समय पर बैठक बीजेपी की होती रहती है उच्च स्तर पर। इस बैठक में कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा होगी और सांसदों को जो जिम्मेदारी दी जाती है उन पर बहुत बात होती है। और हम जानते हैं कि बीजेपी 2019 में जिन सीटों पर वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी, उन सीटों पर बहुत जोर है। प्रवास योजना उस पर लागू की गई है, वहां पर तमाम नेता दौरे कर रहे हैं। पार्टी का फोकस बहुत तय है कि 2019 में 2014 से बड़ी जीत हासिल हुई थी और 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत हासिल हो, उस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है अपने सहयोगियों के साथ।
और उस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। और उसके लिए हमने देखा कि तमाम कार्यक्रमों की व्यूह रचना की गई है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया है, जनता के साथ जुड़ने का अभियान चल रहा है। न केवल बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, बल्कि हम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारियों को देख रहे हैं कि वो गांव-गांव बैठक कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उन बदलावों के बारे में बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, हम जानते हैं कि इसमें कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, उन योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। तो हम जानते हैं कि 5 साल के लिए जो गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई गई, इसमें मुफ्त अनाज गरीबों को दिया जा रहा है। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज की अपनी योजना है। दुनिया की एक पहली योजना है जिसमें भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। तो निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम योजनाओं की चर्चा विकसित भारत संकल्प यात्रा में हो रही है। लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उत्साह का माहौल है, जब बीजेपी अपनी जीत की जश्न को एक तरह से आगे बढ़ाती हुई, और आज उत्साह के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में। बिल्कुल। शैलेंद्र, अगर 2024 की अगर हम बात करें तो बीजेपी की रणनीति में कहीं ना कहीं एक चीज जरूर शामिल होगी कि जिन सीटों पर 2019 में कमल खिला वो सीट तो है ही, उन पर तो मेहनत करनी ही है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत उन सीटों पर करनी होगी जिन पर 2019 में कमल नहीं खिल पाया। निश्चित तौर पर उसी बात में चर्चा कर रहा था कि ऐसी सीटें जो जीती जा सकती हैं आगामी लोकसभा चुनाव में, और जिन पर 2019 में बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी, ऐसी 100 से ज्यादा सीटों पर बहुत फोकस है। और हमने देखा है कि बड़े नेताओं के दौरे लगे हैं, वहां से फीडबैक लिए जा रहे हैं। तो पार्टी जिन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन पार्टी का था, उन राज्यों में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है या उससे आगे ले जाना चाहती है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक तौर पर उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी 2019 में, उसे कैसे आगे ले जाना है, उस पर भी उस रणनीति पर काम हो रहा है। और ये वजह कि आप देखें कि जब विधानसभा चुनाव था, चर्चा हो रही थी कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता का सफर जारी रख पाएगी, या फिर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल सरकार उसको हरा पाएगी। इसको लेकर तमाम संशय की बातें हो रही थी, तमाम अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन ये पार्टी की तैयारियों का ही नतीजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के पास जो एक संगठन है जो जमीनी स्तर पर जनता का फीडबैक समय समय पर लेता है और साथ ही साथ जनता के साथ कनेक्ट रहता है। तो यही वजह है कि हमने देखा कि इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी की सत्ता का सफर जारी है, और छत्तीसगढ़ में भी शानदार सफलता हासिल हुई है। और राजस्थान पे भी एक तरह से देखें कि जो गहलोत सरकार है उनको नाकामी मिली और बीजेपी की फिर से वापसी हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, खासकर ऐसे मौके पर जब पार्टी को पता है कि अब लोकसभा चुनाव दूर नहीं है, तो राज्य दर राज्य लोकसभा सीट वार पार्टी ने रणनीति बनाई है और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी,
स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 देख रहे हैं आप और खबरों में बढ़ते आगे, जहां लोकसभा में आज 2023-2024 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों और 2020-2021 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित किया जाना है। वहीं राज्यसभा में देश में आर्थिक स्थिति पर चल रही अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 व जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद अब आज राज्यसभा से पारित किया जाना है। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को बुधवार को ही पारित कर चुकी है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सदन में पटल पर रखेंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार आलोक, अगर देखा जाए तो कल का दिन भी बेहद खास रहा था संसद का, लेकिन और साथ ही आज का दिन अगर देखा जाए तो आज का दिन भी बेहद खास है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही लिहाज से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कल जम्मू कश्मीर से संबंधित जो 2 बिल लोकसभा से जब पास हुआ और तमाम वक्ताओं ने, विपक्ष की ओर से तमाम वक्ताओं ने अपनी मंशा जाहिर की अपने वक्तव्यों के द्वारा, लेकिन जब जवाब आया, गृह मंत्री का जब जवाब आया, अमित शाह का जवाब आया, बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर में परिस्थितियां बदली हैं। 2 जो बिल है, एक तो आरक्षण को लेकर के है कि वैसे समुदायों को जो वर्षों से उन्हें उपेक्षित रखा गया था, उनको जैसे बकरवाल समाज है, इसके अलावा और भी ऐसे समाज हैं जिनको उपेक्षित रखा गया है, उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ बदलाव, एक धारा 300, खासकर धारा 370 के हटने के बाद जो बदलाव आया है, आप अगर कश्मीर को अगर आप जानते हैं, बढ़िया से अगर जानते हैं कश्मीर की जो वस्तु स्थिति है या कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, उसमें एक चीज़ है कि शहरी जो कश्मीरी लोग हैं और ग्रामीण कश्मीरी जो हैं, वहाँ सदियों से एक उपेक्षा का भाव रहा है और जो विकास की गति पहुंचनी चाहिए थी ग्रामीण इलाकों में, वो नहीं पहुंचा था। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसके बाद कश्मीर में एक व्यापक बदलाव देखने को मिला है। जो डाटा उन्होंने कल रखा, या तो वो स्टोन प्लेटिंग की बात हो, या आतंकवाद की घटना की बात हो, या निर्दोष लोगों की मारे जाने की बात हो, तो इन सारी चीज़ों में व्यापक कमी आई है और स्टोन प्लेटिंग तो बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया है 2023 की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा विकास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में चहुमुखी विकास हुआ है और खासकर जब पंचायती वहाँ चुनाव हुआ तो ग्रामीण इलाकों में एक बदलाव वहाँ पर देखने को मिला। तो ये एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है लोकसभा से, और जब राज्यसभा से ये बिल आज चर्चा के लिए लाया जाएगा, उसके बाद पारित भी करवाया जाएगा, तो ये बिल जब कानून का शक्ल ले लेगा तो निश्चित रूप से कश्मीर की स्थिति में और बदलाव आएगा और वहाँ जो चुनाव लंबित है उसका भी रास्ता लगभग साफ हो जाएगा कि चुनाव की घोषणा सरकार कर सकती है। अब अगर हम आज की बात करें तो ये राज्यसभा में ये बिल आएगा, पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद चर्चा होगी और पास भी होगा। इसके अलावा हम लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो संशोधन विधेयक है उस पर भी कल चर्चा हुई थी और चर्चा जारी है और आज उसके भी पास होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अगर हम कल की हम बात करें तो परसों जो डीएमके के जो सांसद थे सेंथिल कुमार, उनका जो बयान, जो विवादास्पद बयान आया था गोमूत्र को लेकर के और उत्तर और दक्षिण के फर्क को लेकर के, तो काफी हंगामा हुआ। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और भी जो दलों के लोग थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। तो आखिरकार सेंथिल कुमार ने कल सदन में माफी मांगी और उन्होंने कहा कि जो हमारे शब्दों से अगर
किसी को तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो ये मुद्दा कल खत्म हो गया। तो आज देखना है कि ये जब राज्यसभा में कश्मीर से संबंधित जो 2 बिल पेश किए जाएंगे उस पर क्या चर्चा होती है, और संभव है कि आज वो बिल पास भी हो जाएगा। जी, अगर लोकसभा की बात करें और जम्मू कश्मीर को लेकर के अक्सर राजनीति हम पार्टियों के बीच में देखते हुए नजर आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब 5 अगस्त को बीजेपी के द्वारा या यूं कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा 370 धारा को हटाया गया। हालांकि इसको लेकर के बाकी जो अन्य तमाम पार्टियां थी उन्होंने तमाम सवाल भी खड़े किए थे और कहा था कि शांति व्यवस्था वहां रह ही नहीं सकती। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, हम सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है। अब ये जो बिल है ये किस तरीके से आगे और बदलाव इस बिल के जरिए हम देख पाएंगे? देखिए, जैसा कि धारा 370 को जब वहां से हटाया गया था तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा था कि वहां खून की नदियां बहेंगी। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, जो आंकड़े कल गृह मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसमें एक व्यापक चेंजेस आप देखेंगे, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं की बात हो। सबसे आप इंटरेस्टिंग चीज उस आंकड़े में ये था कि उसके पहले धारा 370 के पहले जो टूरिस्ट के वहां पे आगमन की जो स्थिति थी वो लाखों में थी, 10 लाख 12 लाख में थी, आज वो करोड़ों में पहुंच गई है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और टूरिज्म कश्मीर का सबसे बड़ा जीविका का आधार है, सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों की जीविका उससे जुड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल बदलाव है। और सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव की बात है तो आपने देखा होगा जब ग्रामीण बडीज का जब चुनाव हुआ था तो आतंकवादियों के धमकी के बावजूद और पॉलिटिकल पार्टी के बायकॉट के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सामने आए, उम्मीदवार बने और जीत के वो प्रतिनिधि बने। तो आज आप ग्रामीण इलाकों की स्थिति देखिए, आप मंदिरों की वहां स्थिति देखिए। जो मंदिर उपेक्षित थे या जो मस्जिद उपेक्षित थे या जो दार्शनिक स्थल उपेक्षित थे, उसको हिंदू या मुसलमान या तमाम जाति के लोगों ने, ऐसे उदाहरण हैं मैं आपको बताऊंगा जो कल्पना नहीं की जा सकती। तो कश्मीर में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और यह बिल जब राज्यसभा से कानून का शक्ल ले लेगा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी होगी, तो आप देखेंगे कि कश्मीर एक बदला हुआ कश्मीर नजर आएगा। बिल्कुल, और उस बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर हम दूरदर्शन के जरिए अपने दर्शकों को कई बार हम दिखाते भी हैं लगातार कि पहले में और आज के जम्मू कश्मीर में कितना अंतर है, कितना फर्क है, और आगे भी यूं ही इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और साथ ही इसके अलावा और भी तमाम अन्य खबरें हैं जो हम न्यूज़ एट 10 में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बात करेंगे अब तेलंगाना की, जहां कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में लाल बहादुर स्टेडियम में निर्धारित किया गया है। वहीं तेलंगाना में बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को मात दी थी। कांग्रेस ने तेलंगाना के 119 सीटों में से 64 पर जीत का परचम फहराया। और वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में बीआरएस भी कुछ ही सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा बीजेपी ने 8, एआईएमआईएम ने 7 और सीपीआई ने 1 सीट जीती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में इन्फिनिटी फोरम 2 सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड यानी मिश्रित स्वरूप में आयोजित होगा। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का
वैश्विक मंच है जहां पर प्रगतिशील विचार, सामायिक समस्याओं, विश्व भर से नवाचार प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है, चर्चा की जाती है और साथ ही समाधान और अवसरों में भी इसको बदला जाता है। वहीं इस सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जहां रक्षा मंत्री तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ इस दौरान दौरे पर रहेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद रक्षा मंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने तमिलनाडु में काफी नुकसान पहुंचाया है और इसे लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चक्रवात मिगजॉम से भारी तबाही हुई है। जल जमाव के कारण आज चेन्नई और चेंगलपट्टू के 6 ब्लॉकों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो वहीं कांचीपुरम जिले के 2 ब्लॉकों में भी शैक्षणिक संस्थान को आज बंद रखा गया है। दक्षिणी रेलवे ने आज 15 ट्रेन सेवाएं भी रद्द की हैं, लेकिन मेट्रो रेल और उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। इसके अलावा अधिकांश स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। वहीं चक्रवात से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और लगातार लोगों तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाया जा रहा है। रवांडा के विदेश मंत्री डॉक्टर विसेंट बिरुता 2 दिनों के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारत के रवांडा के उच्चायुक्त मुकागिरा जैकलिन ने डॉक्टर बिरुता का स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री बिरुता का दौरा दोनों देशों की साझेदारी को आगे आने वाले समय में नया आयाम देगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस पहुंचे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक पिछले साल 9 मई को मालदीव द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान NSA ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की थी। इस बैठक में चौथे सदस्य के तौर पर मॉरिशस को शामिल किया गया। बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, जहां भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग व समर्पण के सम्मान व वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ये खास दिन 1949 से मनाया जा रहा है। ये हमारी तीनों सेनाएं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को समर्पित है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे वीर सैनिकों की शौर्य को आज याद किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सीमा पर हमारे वीर जवान देश की रक्षा में सदैव तत्पर खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का भारत हमारे वीर सैनिकों के बलिदान की नींव पर टिका है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। प्यारे देशवासियों,
हर साल हम 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है एवं अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आज़ादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जय हिंद। और वहीं सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने संदेश में कहा कि ये दिवस भारत की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर शहीदों के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने सैनिकों के त्याग और समर्पण की भावना को नमन किया। झंडा दिवस के अवसर पर मैं सशस्त्र सेनाओं के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह दिवस शहीदों और देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के सभी सैनिकों और देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। हमारे देश के वीर जवान देश की सरहद पर 24 घंटे हर मौसम में देश की रक्षा में अपना सर्वोपरि योगदान देते हैं। सालों साल अपने परिवार से दूर रहकर भी हम सभी के परिवारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। उनकी इस त्याग व समर्पण की भावनाओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस नेक काम में अपनी भूमिका दर्ज करें और हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों के हित के लिए अपना अहम योगदान जरूर करें। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में डोनेशन केवल 7 दिसंबर तक ही सीमित नहीं है। आप साल में किसी भी दिन अपनी सुविधा अनुसार अपना योगदान दे सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी अपना छोटा सा योगदान देकर देश के वीर बहादुरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना न भूलें, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में खुशियां ला सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। तो आज झंडा दिवस है और झंडा दिवस के इस अवसर पर दूरदर्शन के जितने भी एंकर्स हैं वो भी आपको आज इस झंडे के बैच के साथ में नजर आएंगे। साथ ही दूरदर्शन का पूरा परिवार उन सभी वीर सैनिकों को नमन करता है जिन्होंने बलिदान दिया। साथ ही उन सैनिकों को भी हम नमन करते हैं जो अभी भी इस वक्त सीमा पर डटकर हम सभी की रक्षा करते हैं और उन्हीं के कारण आज हम अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं। तो आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। साथ ही इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड राज्य में कल से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 शुरू होने जा रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय स्थापित करके रोजगार सृजन और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना बताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने की दिशा में ये पहला कदम है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को धुंध के साथ ही स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। जैसे हम अगर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे सीधा गले में लगता है पॉल्यूशन, एंड हम लोग को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। विंटर भी है एंड विंटर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जब हमारे लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम कम ट्रेनिंग करने की सोचते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा गला चोक ना हो, एंड कभी कभार बीच में कुछ 2 मिनट के ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम लोग सेफ रहें। गाड़ियों की वजह से थोड़ा प्रदूषण है, जैसे गाड़ियों का जैसे जाम है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण है सर। निकलना चाहिए, जगह जगह जाम है। पहाड़गंज देख लो, इधर देख लो, लाल किला देख लो, बहुत जाम मिलता है सर। बहुत गाड़ियों का है प्रदूषण। दिक्कत मतलब सांस फूलती है, दिखता नहीं ज़्यादातर इसलिए, और चेहरे में लगता है दर्द होने लग जाता है सर वगैरह में, उसकी वजह से। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की करते हैं। और बात आगरा की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इस दौरान लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों के बारे में जानकारी साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्र के शिल्पग्राम परिसर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश द्वारा विकसित भारत के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संबोधन भी लोगों ने सुना। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौके पर ही लोगों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश किया कि देश की इकोनॉमी बढ़े जाए, और इकोनॉमी आज उनका लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या भारत की जो हो, और तीसरे नंबर पर विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा जो भारत है वो विकसित भारत जो बने जाए। इसी श्रृंखला में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी निरंतर ये काम कर रहे हैं। आगरा के अंदर शिल्पग्राम में भी ये कैंप जो लगा है, बहुत सारे यहाँ पर ये लोग लाभार्थी आ रहे हैं और उनके जो है ये लाभार्थी के कार्ड भी बन रहे हैं। वहीं विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी खाना बनाने में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। सिलेंडर फ्री मिला उज्ज्वला, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। अच्छे से खाना पीना अच्छे से बनाते हैं, खाते हैं, नाकों से आंसू आते हैं, अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की तरफ से मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसमें भविष्य में कभी कोई बीमारी होती है अगर, तो उसका इलाज किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, खुद अपनी सहायता खुद कर सकते हैं, अपने परिवार की
आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए फसल अवशेष प्रबंधन का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। केंद्र के इस कार्यक्रम में CII भी अहम भूमिका निभा रहा है, जहां बिरला सॉफ्ट, गुड ईयर, फिडेलिटी, अप्रावा एनर्जी, IOCL, कमिंस PTC इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC बैंक और SBI कार्ड सहित प्रमुख कॉर्पोरेट समर्थकों के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 4.97 लाख एकड़ कृषि क्षेत्र और 88,000 किसानों को कवर किया गया है। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। 2018 में पंजाब के 19 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हुए CII फाउंडेशन ने फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना में 2023 तक पंजाब और हरियाणा के उन 12 जिलों में 432 गांवों को कवर किया, जहां पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई थी। इस कार्यक्रम में गांव में मशीनरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामुदायिक उपकरण बैंकों का निर्माण, मशीनरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक गांव में फाउंडेशन और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। टूल बैंक में कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं? इसमें हैप्पी सीडर है, जीरो ड्रिल है, MB प्लाव है, सुपर सीडर है, मल्चर है, रूटावेटर है और DSR मशीन है। जैसे पानी की बचत की तरफ भी हमने ध्यान दिया। जैसे हम DSR से अगर बिजाई करते हैं तो उसमें पानी बहुत कम लगता है। अगर हम DSR से मैनुअल बिजाई करवाते हैं जैसे पैडी की, और तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो इससे हमारा खर्चा ही बचता और पानी बचता है, और तो हमारे पास DSR भी है उस चीज़ के लिए। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता, समुदाय की भागीदारी और पराली के समाधान के मुद्दे पर काम करने के लिए गाँव को समूहों में एक साथ लाना, गांव के युवाओं को स्वयंसेवकों के रूप में शामिल करना जो अन्य किसानों को प्रशिक्षित और प्रेरित करें। इसके साथ ही तकनीकी समाधानों के माध्यम से कृषि अभ्यास का परिवर्तन भी इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाचा, आप बताइए, ये जो सिस्टम है पराली मैनेजमेंट का, ये कब से आपने अडॉप्ट किया, कब से शुरू किया? पहले तो ऐसे जलानी पड़ती है, फिर हम खुद भी परेशान होने लग गए, क्योंकि शाम को जो खेत पर जुताई कर देते आँखें में धुआं, जलन हो जाती, सांस लेना मुश्किल हो जाता। फिर CID फॉर्शन आया यहाँ, इसके साथ हम जुड़े। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बताया, औजार दिए उन्होंने। हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे, आज तो बहुत ज़्यादा साधन आ रहे हैं, क्योंकि मशीनरी आ गई सारी हैप्पी सीडर है, रूटावेटर है, ड्रिल मशीन है, इनसे है ना मल्चर है, इनसे हम आराम से बुआई भी कर देते हैं और पराली भी ज़मीन में मिल जाती है, खाद की बचत हो जाती है उसमें। खेतों से बायोमास का संग्रह और औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति, भूसे का मूल्य, पुआल की इन सीटू रिसाइकलिंग जैसी गतिविधियां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय के भी नए साधन खोल रही हैं। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए 5 साल पहले क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नाम पे एक स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या है कि किसानों को कृषि मशीनरी जो है सब्सिडी के अंदर दिया जा रहा है।
तो जो निजी किसान है उनको लगभग 50% सब्सिडी दिया जा रहा है और एक कस्टम वायरिंग सेंटर के नाम पे स्थापित करने के लिए लगभग 80% की सब्सिडी दिया गया। आज तक लगभग 3,300 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं और पिछले 5 साल में अगर हम बात करते हैं, शुरुआती दौर के अंदर इस स्कीम के अंदर पराली को मिट्टी के अंदर मिलाने के लिए हम बात करते थे, जैसे रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ की बात करें और हैप्पी सीडर की बात करें, सुपर सीडर की बात करें, इस टाइप की बात करते थे। और अब पिछले 2 साल से अब हम एक्सी2 मैनेजमेंट के भी एक विकल्प दे रहे हैं, ताकि अगर किसान कोई चाहे तो अपने पराली को बाहर निकाल के गांठे बना के, ताकि उसका एक इनकम का साधन भी बन सके। सीआईआई के इन प्रयासों से हरियाणा और पंजाब के 432 गांव में पराली जलाने की समस्या पर 86% तक नियंत्रण पाया जा चुका है और साथ ही हरियाणा के 23,670 और पंजाब के 64,379 किसानों को चौतरफा लाभ भी हुआ है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बाजार की अगर बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में लगातार कई दिनों तक जारी बढ़त के बाद आज सप्ताह के चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। कारोबार के शुरुआत में सेंसेक्स 22 अंक की मामूली बढ़त के साथ, जबकि निफ्टी 60 अंक की गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआत के कुछ देर बाद ही सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 250 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 69,404 के स्तर पर और निफ्टी 65 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 20,869 के स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आए। कल कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ बंद हुए। और इसी बीच चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। आप देखते हैं खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की फटाफट अंदाज में। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के आज 2 महीने पूरे हो रहे हैं। इजराइल लगातार गजा पट्टी पर हमला कर रही है। इजराइल की सेना दक्षिणी गजा के खान यूनिस की ओर आगे बढ़ रही है। सेना का मानना है कि हमास के कुछ नेता यहां छिपे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने सीमित इस्तेमाल की गई शक्ति के आह्वान के जरिए सुरक्षा परिषद से इस पर कार्रवाई करने और तबाही रोकने को कहा है। अमेरिका के लास वेगास में गोलीबारी की घटना सामने आई है। नेवादा विश्वविद्यालय परिसर में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। लास वेगास पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर की भी मौत हो गई है। सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रियाद में वहां के प्रधानमंत्री और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्यापार, आर्थिक क्षेत्र और निवेश में आपसी सहयोग के साथ ही बहुपक्षीय प्रारूपों में सहयोग के पहलुओं पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादक देशों ओपेक प्लस के तौर पर तेल की कीमतों में सहयोग पर भी चर्चा की। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने नियमित व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमेरिका ईरान और रूस के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर नजर रख रहा है। ईरान पुतिन को ड्रोन मुहैया करा रहा है, जो कि चिंताजनक विषय है। रूस के डोनेट्स्क शहर में कल एक शक्तिशाली विस्फोट की वजह से एक तेल डिपो में अचानक आग लग गई। वहीं घटना के बाद रूस और यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बता दें कि डोनेट्स्क शहर 2014 से ही रूस के नियंत्रण में है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने इसके बाहरी इलाके में अपनी स्थिति बनाए रखी है। पाकिस्तान के कराची में एक शॉपिंग और आवासीय मॉल में अचानक आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य लोग घायल हो गए। कराची के आयशा मंजिल इलाके में स्थित इमारत से अब तक 3 जले हुए शव बरामद किए गए हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गूगल एक कदम और आगे बढ़ गया है। अल्फाबेट ने अपना सबसे बड़ा और शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनी एआई पेश कर दिया है। ये एक ऐसी तकनीक है जो वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने में सक्षम है। इटली के आधिकारिक तौर पर चीन के सबसे अहम बेल्ट एंड रोड परियोजना से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इटली के एक खत के जरिए चीन को इसकी सूचना दी गई है। इटली 4 साल पहले चीन की इस योजना में शामिल हुआ था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 25वीं वर्षगांठ मनाई। नासा के अधिकारियों ने जॉनसन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लाइव टॉक कर 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। स्विफ्ट को 9 फाइनलिस्टों के एक समूह में से चुना गया था, जिसमें बारबी, किंग चार्ल्स और ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम ऑल्टमैन सहित अन्य शामिल थे। टेलर स्विफ्ट ने पत्रिका से बात करते हुए कहा कि वो इस वक्त सबसे गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रही हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने वेनेजुएला और गुयाना के बीच क्षेत्रीय विवाद को लेकर कहा कि अमेरिका किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं देखना चाहता है। जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह के मध्यस्थ निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात करते हैं खेलों की, जहां मलेशिया में चल रहे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज स्पेन के साथ होगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई थी। उपकप्तान अरिजीत सिंह होंडल की हैट्रिक के दम पर भारत ने इस मुकाबले को जीतने में सफलता पाई थी। स्पेन के खिलाफ भी टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने फॉर्म को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 6 पेनल्टी कॉर्नर दिए, जबकि 2 ही बना सकी। टीम को पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना होगा। स्पेन ने भी पहले मैच में जीत हासिल की थी और वो ग्रुप सी में भारत से ऊपर शीर्ष स्थान पर मौजूद है। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश स्पेन को हराकर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के साथ साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल करने की होगी। वहीं 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने भारत को 38 रनों से हरा दिया। जीत के लिए मिले 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। वहीं आईसीसी की ताज़ा जारी T20 रैंकिंग्स में रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। वो राशिद खान को हटाकर दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई T20 सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। उन्होंने भारत की 4-1 की सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 5 मैच में 9 विकेट लिए थे। वहीं बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम गेंद को हैंडल करने के आरोप में आउट होने वाले दूसरे टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ढाका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन मुशफिकुर को खेल में अवरोध के लिए आउट करार दिया गया। मुशफिकुर रहीम ने काइली जेमिसन की एक गेंद को छुआ था जो उनसे दूर जा रही थी। न्यूजीलैंड द्वारा अपील करने पर उन्हें आउट करार दिया गया। इससे पहले इंग्लैंड के लेन हटन एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्हें 1951 में खेल में अवरोध उत्पन्न करने के लिए आउट दिया गया था। वहीं इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक ने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दी है। ब्रूक ने खुद को सभी तरह की नकारात्मकता से दूर रखने के लिए यह अहम फैसला लिया है। 24 साल के ब्रूक हाल ही में संपन्न वनडे विश्व कप में संघर्ष करते हुए नजर आए थे। उनका प्रदर्शन कुछ खास इन दिनों नहीं नजर आया था। वहीं सामान्य जीवन में कभी थकान होना सामान्य बात है, लेकिन लंबे समय तक चल रही थकान यदि आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है तो इसे सामान्य बिल्कुल ना माने। किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें, क्योंकि ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, उसका अंदेशा हो सकता है। क्या है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम की अवस्था, आइए समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
जीवन में भागदौड़, व्यायाम, चलने या कुछ मेहनत का काम करने के बाद थक जाना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप अक्सर थकान या फटीग महसूस करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में होती है। ऐसे में दिन भर दफ्तर या घर का काम करने के बाद होने वाली थकान को वो सामान्य समझती हैं और इसके लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं। परेशानी बढ़ जाती है और महिलाएं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की गिरफ्त में आ जाती हैं। अगर किसी को भी ऐसे क्रॉनिकली थकान, फटीग, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाना, क्रॉनिक पेन होना, दर्द जिस्म में है और नींद की प्रॉब्लम्स अगर रहता है तो हो सकता है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो। तो इसमें थकान के साथ दर्द होना, सिर दर्द होना, ज्यादा तक रात को नींद नहीं आती और दिन में लगता है कि सोए जाओ, दिस काइंड ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब जो कॉन्स्टिलेशन होती है, ये 6 महीने से ज्यादा किसी को महसूस होते हैं तो इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। जो लोग इससे जूझते हैं वो इसकी पहचान नहीं कर पाते और उन्हें काफी दिक्कत होती है। रोजाना अत्यधिक थकान महसूस हो और उसके साथ कोई अन्य लक्षण हो तो उसे नजरअंदाज न करें। इन्वेस्टिगेशंस करा के बाकी जो बीमारियों को रूल आउट करके इसके लिए जो मैनेजमेंट हो सकता है वो लेना जरूरत होता है। तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस क्रॉनिक फटीग या थकान। दिस इज अ डेफिनेट डायग्नोसिस कॉल्ड क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एंड अगर ये आपको लगता है कि ये लक्षण आप में है तो प्लीज इसके लिए आप अपना इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। लंबे समय से चल रही थकान जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है, उसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें, परामर्श लें। काउंसलिंग, थेरेपी और ध्यान के माध्यम से इसके लक्षणों से राहत मिल सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला सहयोगी मुकुल के साथ। नमस्कार।